बच्चों, अब शिक्षा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये पहले चैप्टर का आज समझ लो बिल्कुल लास्ट होगा। एक व्यंजक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल आपने पढ़ा था अक्षीय स्थिति का, वैसे ही एक निरक्षीय स्थिति का भी व्यंजक है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा जरूर, बिल्कुल 100% दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। जैसा कि अक्षीय स्थिति का पढ़ा था वैसा ही निरक्षीय स्थिति है। कहा गया किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय का मतलब अक्ष के लंबवत या निरक्षीय को ही अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जैसे कि आपने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था वैसे ही निरक्षीय स्थिति में भी होगा। तो जैसे लैंग्वेज में लिखते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए हैं। दो बिंदु आवेश और दोनों एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए हैं। 2L दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, और एक A बिंदु पर प्लस Q आवेश और B बिंदु पर माइनस Q आवेश रखा हुआ है। ये मान लेते हैं बिंदु A है और ये हो गया बिंदु B। जैसा कि उसमें पढ़ते थे, आपने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था, उसमें लिखते थे कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। तो इसमें बस अंतर यह निरक्षीय स्थिति में है तो होगा वैसा ही कि इसमें लिखेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो ये बिंदु O मान लेते हैं, O बिंदु हो जाएगा। तो ये वाली जो इतनी दूरियां हैं इधर की, O से A की दूरी वो L हो जाएगी, वैसे O से B की जो दूरी है वो भी L हो जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, ये बिंदु मान लेते हैं P है। यहाँ पर ये बिंदु P होगा निरक्षीय स्थिति में, मतलब अक्ष के लंबवत यहाँ पर 90 अंश कोण आता है, अक्ष के लंबवत होता है। तो यहाँ पर बिंदु P है, तो प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण जो तीव्रताएं होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। तो तीव्रताओं के लिए हमें दूरियों की जरूरत पड़ेगी। तो बिंदु A से P की दूरी और P से B की दूरी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो तीव्रता होगी इसकी दिशा प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता बनेगी उसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी। मान लेते हैं ये E1 है और जो इसकी दिशा बनेगी वो इधर E2 इधर चली जाएगी, उसे इधर चेंज कर लें, और ये माइनस की है तो दिशा विपरीत हो जाएगी। क्लियर हुआ? प्लस की है तो इधर गई, वैसे ये अगर प्लस की होती तो इसकी भी दिशा इस तरफ होती। क्योंकि ये माइनस कहा गया है तो माइनस की विपरीत हो जाएगी, तो इसलिए ये हो जाएगा E2। क्लियर हुआ? अगर हम ये वाला कोण, इस कोण को थीटा मान लें तो आप जानते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर हुआ? समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, चाहे इसे थीटा लिख लें या इसे थीटा लिख लें। तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर हुआ? ये होगा E। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। क्लियर हुआ? वैसे ही ये थीटा है तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब सोचेंगे अरे दोनों कोण थीटा कैसे? अब देखिए ये वाली रेखा क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज। क्लियर हुआ? दोनों रेखाएं समांतर है तो ये दोनों एकांतर कोण हुए, तो ये तो होंगे ही थीटा। दूसरी चीज, ये वाला कोण थीटा है तो ये समांतर है और ये तिरक रेखा काट रही, तो ये कोण थीटा दोनों हो जाएंगे। तो जब हम इसका घटक करेंगे, तो आप घटक करना जानते हैं। मान लेते हैं जैसे इस तरीके से कोई एक वेग दिया होता है, आपने प्रक्षेप गति में कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ये u वेग हो, तो अगर ये कोण थीटा है तो इधर का लिखते हैं u cos थीटा और इधर का लिखा जाता है u sin थीटा। बस इतना समझिए, जिधर कोण होगा उधर cos होगा और जिधर कोण नहीं लिखा होगा उधर sin होगा। क्लियर हुआ? ज्यादा मत समझिए क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और ज्यादा अगर इधर उधर भागेंगे तो फिर हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाए। तो जो इसका घटक होगा तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। वैसे इसका घटक करेंगे
तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा। क्लियर हुआ? और दोनों का जो योगफल होगा वो होगा परिणामी। क्लियर हुआ? तो E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर हुआ? तो यहां पर लिखेंगे प्लस Q, एक मिनट सॉरी, प्लस Q भी नहीं लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण। तो सबसे पहले हम ये जान लें, आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर होता है। R का मतलब दूरी से है, R है दूरी, तो दूरी प्लस Q आवेश से बिंदु P की जो दूरी है, बिंदु P की जो दूरी है ये है, ये दूरी है, और माइनस Q आवेश से ये P भी दूरी है। तो हमारे पास अभी हमारे पास जो है कि ये AP या BP जो दूरियां हैं क्योंकि बराबर ही होंगी, मतलब कोई एक दूरी हमें से ज्ञात कर लें उस तभी तो दूरी हमें मालूम हो पाएगी। तो जो कहा गया था बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी यहाँ से P से, और ये जो दूरी होगी O तक की ये है R दूरी। क्लियर हुआ? ये R है, R हुआ। तो अगर हम इसे मिटा लें तो भी R ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है, मिटा लेते हैं थोड़ा सा साफ लगेगा। तो ये जो दूरी है OP बराबर जो है वो R है। तो पहले सबसे पहले जो कि आप जानते हैं यहाँ पे 90 अंश कोण बन रहा है, या इधर देखें तो भी 90 अंश कोण बन रहा है। हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद ये हमें दूरी मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर और प्लस OA स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर होगा OP का मान R है तो R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OA का मान L है तो L स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए AP बराबर होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप जानते हैं चूंकि AP जो है AP है वो BP के बराबर है, इसलिए दोनों के मान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? मतलब ये वाली जो दूरी है ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी, और ये जो दूरी है ये भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर जब हम परिणामी की बात करेंगे तो वहां पर हमें cos थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। तो cos थीटा जो है ये थीटा, तो इधर भी थीटा ही देख लें, इसी कोण से ले लेते हैं, इसी त्रिभुज में ले लेते हैं। तो cos थीटा का मान जरूरत पड़ेगा, तो cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे पुनः त्रिभुज AOP में, तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो ये थीटा है तो इसके हिसाब से ये आधार होगा। क्लियर हुआ? ये आधार होगा। तो cos थीटा बराबर आधार क्या हुआ? OA, आधार होगा OA, और बटा कर्ण जो होगा वो हो जाएगा AP। तो cos थीटा का मान होगा L बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर हुआ? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो उसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, तो ये हो जाएगा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q, और बटा क्या होता है R स्क्वायर, मतलब दूरी का वर्ग। तो दूरी जो यहाँ पर है वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, और इस दूरी का हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, तो ये रूट हट जाएगा वर्ग करने से, तो केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। चित्र की कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पर,
चित्र की जरूरत पड़ेगी तो आप वीडियो को रिवाइव करके चित्र देख सकते हैं दोबारा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0K इंटू Q अपान, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर थी तो यहां पर भी माना जाएगा R² प्लस L²। अगर दोनों को देखें तो E1 बराबर E2 है। क्लियर हुआ? E1 बराबर E2। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता लिखेंगे। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि देख रहे होंगे आप E1 और E2 बराबर हैं तो यहां पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 की जगह पर भी E1 का प्रयोग कर ले और cos थीटा, तो दोनों पद सेम हो गए तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू E1 cos थीटा। मान लगाएंगे इनका तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू E1 का मान है 1/4πε0K इंटू Q अपान R² प्लस L²। क्लियर हुआ? और इंटू cos थीटा का मान जो है, cos थीटा का मान है L बटा अंडर रूड R² प्लस L²। क्लियर हुआ? अंडर रूड R² प्लस L²। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ऊपर का रफ कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा E बराबर 1/4πε0K इंटू, जरा ध्यान दीजिए, ये 2 ये Q और ये L, तो इसको हम Q इंटू 2L भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? और बटा, अब जैसे यहाँ पर ये पद लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर ये R² प्लस L² और इसके साथ इंटू में लिखा हुआ है अंडर रूड R² प्लस L²। तो आप जानते हैं इस रूट का मतलब क्या होता है, इस पद पर जो घात होगी वो 1/2 होगी। रूट का मतलब जिस पद पर रूट लगा हो मतलब उस पद की घात 1/2 होती है। तो आप जानते हैं गुणा करने से घातें जुड़ती हैं। अगर यहाँ पर देखें घात इसकी क्या है, 1 है, तो चूंकि दोनों पद ये सेम है तो R² प्लस L² की जो घात होगी वो दोनों जुड़ जाएंगी, 1 प्लस 1/2 होगी। तो 1 और आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होता है, मतलब 3/2 हो जाएगा। R² प्लस L² की जो घात होगी वो 3/2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? इस चीज का जो मान हुआ उसे लिखेंगे R² प्लस L² की घात 3/2। तो जो कि आप जानते हैं कि R जो है वो L से बहुत बड़ा है, क्योंकि R इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन L, इसलिए R² इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन L²। मतलब L² की तुलना में R² जो है बहुत बड़ा है, इसलिए R² की तुलना में हम L² को छोड़ देंगे या फिर उसे नगण्य मान लें तो ये हो जाएगा। अतः R² की तुलना में L² को छोड़ने पर, L² को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0K इंटू Q इंटू 2L और बटा, जब L² को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R² की घात 3/2। तो आप जानते हैं चूंकि Q इंटू 2L बराबर होता है P, Q इंटू 2L बराबर होता है P, जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्लियर हुआ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो यहां पर मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0
एप्सिलॉन 0 के इंटू यहाँ पर हो जाएगा p और बटा, आप जानते हैं घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का गुणा होता है, तो ये दो और ये दो कट जाएंगे, बचेगा r की घात 3। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला होगा हमारा निरक्षीय स्थिति का, न्यूटन प्रति कूलम। अगर यहाँ पर निर्वात अथवा वायु की बात करें, निर्वात अथवा वायु के लिए तो k बराबर 1 हो जाएगा और यह होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू, सॉरी k का मान 1 हो गया है तो ये हो जाएगा इंटू p बटा r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा? तो एक बहुत फटाफट एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। न्यूमेरिकल कहा गया है कि दो प्रोटॉनों के बीच दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। फिर कहा गया है तथा इन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, तो इनके बीच लगने वाली प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे बात की जाए प्रतिकर्षण बल, तो आप जानते हैं दो समान आवेश होंगे, दो समान चिन्हों के आवेश होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल ही लगता है। विपरीत आवेश होते हैं तो फिर आकर्षण बल लगता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रोटॉनों की बात कही गई थी तो दोनों प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल ही होगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले काम तो ये होता है कि जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम हल कैसे करते हैं, हल कैसे किए जाते हैं, या किस प्रकार से आसानी से वो हल हो जाए। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जो जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम उन्हें नोट कर लें, उसके बाद जो पूछा गया है उसको भी लिख लें। फिर अब ये देखेंगे कि हमको हमसे जो पूछा गया है और ये जो ज्ञात है चीज़ें हैं उनके बीच में कोई संबंध बन रहा है या नहीं, मतलब कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, अगर नहीं बन रहा है तो फिर ये सोचेंगे कि जो मान दिए गए इनसे रिलेटेड इस जो मान निकालना है उसके फार्मूले में कुछ मान बन सकता है या इनका किसी के साथ किसी दूसरे के साथ संबंध बन रहा होगा, तो फिर उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें नोट करेंगे। तो सबसे पहले कहा गया था कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी को हम r से नोट करते हैं। r बराबर 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर ये दिया गया है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी है। और चूंकि दोनों पर आवेश जो है वो बराबर है तो मतलब Q1 मान लेते हैं, अगर पहले पर आवेश Q1 है और दूसरे पर Q2 है तो दोनों के मान यही हैं, तो इसलिए हम Q1 बराबर Q2 और बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दोनों को एक साथ ही लिख लिया है। अलग अलग होते तो Q1 का मान अलग Q2 का मान अलग लिखते। और इसके बाद कहा है बीच में प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, मतलब F बराबर पूछा गया। क्लियर हुआ? F बराबर तो आप जानते हैं Q1 Q2 R और F ये सब कहाँ आते हैं, ये सब आते हैं कूलाम के नियम के फार्मूले में। तो यहाँ पर फार्मूला जो बनेगा वो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 और बटा R स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो
तो f बराबर, अब मान लगाएंगे इनका, तो 1/4πε0 का मान जो होता है वो होता है 9 गुणित 10 की घात 9। क्लियर होगा? 1/4πε0 का मान 9 × 10 की घात 9 होता है, इंटू Q1 का मान जो है वो है 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू Q2 का मान भी वही है 1.6 इंटू 10 की घात -19 और बटा r² कहा गया है, तो r का मान है 4 इंटू 10 की घात -15, जो कि स्क्वायर लगाया तो हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर हो गया? तो f बराबर तो संख्याओं को एक पास लिख ले पहले इसमें, तो हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और इंटू घातों को एडजस्ट कर लें तो ये कितना होगा 19 माइनस की है और ये 19 माइनस की है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा 19 और 19 हो जाएंगे 38 और उसमें से माइनस की 38 हो गई और ये प्लस के 9 है, 38 में से 9 घटा दीजिए तो ये बचेगी 10 की घात -29। क्लियर हुआ? और बटा इस पर वर्ग कहा गया तो 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 और 10 की घात -15 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात -30। बहुत से बच्चों को हमने देखा है वो लिखते हैं ऐसे कि 10 की घात -2 है या 10 की घात -3 है, तो 10 की घात -3 का वर्ग करना है तो लिखते हैं 10 की घात -9। अरे भैया 10 की घात -9 नहीं होता, गुणा यहाँ पर हो रही है। वर्ग करने का मतलब होता है कि वर्ग करने का मतलब है गुणा हुई है, जैसे लिखा हुआ है 10 की घात -3 पर वर्ग लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 10 की घात -3 को 10 की घात -3 से गुणा करना। और जब आप जानते हैं गुणा करने से घातें जो है सजातीय पदों की वो जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात -3 और -3 जुड़ेगी तो 10 की घात -6 आएगा, ना कि -9 होगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही यहाँ पर भी है 10 की घात -15। 10 की घात -15 का मतलब हुआ 10 की घात -15 को 10 की घात -15 से ही गुणा करेंगे तो गुणा करने से घातें जुड़ेंगी, -15 और -15 -30 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं, तो ये दशमलव यहाँ 16 से भाग करेंगे तो 16 1 16 और इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.1। क्लियर हुआ? तो इधर लिख लेते हैं पहले f बराबर जो बचा है हमारे पास तो 9 बच गया है यहाँ पर इंटू 1.6 बच रहा है इंटू 0.1 बच रहा है और इंटू यहाँ पर 10 की घात -30 है, इसको हम ऊपर ले जाएं तो 10 की घात +30 हो जाएगी और +30 में से 29 घट जाएगा तो 10 की घात 1 बचेगी। 10 की घात 1 का मतलब 10 होता है। क्लियर हुआ? 10 की घात 1 का मतलब 10 हो जाएगा और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 16 9 144 होगा, 16 9 144 और एक ये 0। अब देखें दशमलव कितने हैं, 1 और 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 के बाद, तो f बराबर इसे लिखेंगे 14.4 न्यूटन। क्लियर हुआ? f का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा f बराबर 14.4 न्यूटन। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।